नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित कहानी ग्रामीणा। पंडित रामधन तिवारी को परमात्मा ने बहुत धन संपत्ति दी थी, किंतु संतान के बिना उनका घर सूना था। धन धान्य से भरपूर उनका घर उन्हें जंगल की तरह जान पड़ता था। संतान की लालसा में उन्होंने न जाने कितने जप तप और विधान करवाए, और अंत में उनकी ढलती उम्र में पुत्र तो नहीं किंतु एक पुत्री का जन्म अवश्य हुआ। तिवारी जी ने खूब खुले हाथ से खर्च किया, सारे गांव को प्रीति भोज दिया। महीनों तक घर में ढोलक ठनकती रही। कन्या ही सही, पर इसके जन्म से तिवारी जी के निसंतान होने का कलंक धुल गया। कन्या का रंग गोरा चिट्टा, आंखें बड़ी बड़ी, चौड़ा माथा और सुंदर सी नासिका थी। उसका नाम रखा गया सोना। सोना का लालन पालन बड़े लाड प्यार से होने लगा। सोना के 7 साल की होने पर तिवारी जी ने घर में एक मास्टर लगाकर सोना को हिंदी पढ़वाना आरंभ कर दिया। सोना ने थोड़े ही समय में रामायण महाभारत पढ़ना आरंभ कर दिया। ज़्यादा पढ़ लिख कर सोना को कोई नौकरी तो करवानी नहीं थी, इसलिए सोना का पढ़ना बंद करवा दिया गया। अब सोना 9 वर्ष की सुकुमार सुंदर बालिका थी। उसकी सुंदरता और सुकुमारता को देखकर गांव के लोग कहते, तिवारी जी आपकी बेटी देहात के लायक नहीं है, इसका विवाह तो किसी शहर में ही करना। सुनते हैं शहर में बड़ा आराम होता है। तिवारी जी की बहन जानकी का विवाह तो गांव में ही हुआ था, किंतु इधर कुछ समय से वह शहर में जाकर रहने लगी थी। जब कभी वह शहर के चौड़े किनारे की साड़ी, आधी बाह का लेस लगा जैकेट, पैरों में काले काले स्लीपर पहनकर आती, तो सारे गांव की स्त्रियां दौड़कर उसे देखने आती। जानकी के पति नारायण ने मिल में नौकरी कर ली थी। उसे 20 रुपये महीने के मिलते थे। अब वह देहाती ना था, 16 आने का शहरी बाबू बन गया था। जब कभी गांव में जाता, कान में इत्र का फाहा जरूर रखता। गांव वालों को अपने जीवन से शहर का जीवन ही सुखमय और शांतिदायक मालूम होता है। इन सब बातों को देखकर और सोना की सुकुमारता को देखते हुए सोना की माँ नंदो ने निश्चय कर लिया था कि मैं अपनी सोना का विवाह शहर में ही करूँगी। किंतु सोना को कुछ ज्ञान नहीं था। वो तो अपने देहाती जीवन में ही मस्त थी। वह दिन भर स्वच्छंद फिरा करती। कभी कभी वह समय पर खाना खाने आ जाती और कभी कभी खेल में खाना भी भूल जाती। सुंदर चीज़ें इकट्ठी करने और उन्हें देखने का उसे व्यसन था। गांव में उसे अपने जोड़ की कोई लड़की ना मिली, इसलिए किसी लड़की से उसका अधिक मेलजोल ना था। नंदी को सोना की स्वच्छंद प्रियता पसंद ना थी, किंतु वह सोना को दबा भी ना सकती थी। जब भी कभी सोना को इसके लिए कुछ कहती, तो तिवारी जी उसे आड़े हाथों ले लेते। कहते, लड़की है, पराया घर तो उसे जाना ही पड़ेगा, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो, जितने दिन है खेल लेने दो, तुम्हारे घर जन्म भर थोड़े ही रहेगी। लाचार नंदो चुप रह जाती। सोना ने 13वें साल में पैर रखा, किंतु तिवारी जी का ध्यान इस तरफ नहीं था। एक दिन नंदो ने उन्हें छेड़ा, सोना के विवाह की भी कुछ फिक्र है? तिवारी जी चौंक से उठे, बोले, सोना का विवाह? अभी वह है ही कितने साल की? किंतु यह कितने दिन चल सकता था? लड़की का विवाह तो करना ही पड़ता है। इधर सोना अभी भी निरी बालिका ही थी। वह राजा रानी का खेल खेलती। अब उसके अंग प्रत्यंग में भी धीरे धीरे यौवन का प्रवेश हो रहा था, किंतु सोना को इसका ज्ञान ही नहीं था। सोना का विवाह तय हो गया। वर की आयु 22 साल की थी। वो सुंदर, स्वस्थ और चित्रवान युवक थे। एक प्रेस में नौकरी करते थे। 75 रुपये माहवार तनख्वाह पाते थे। घर में एक बूढ़ी माँ को छोड़कर और कोई भी नहीं था। बिहार के रहने वाले थे। कुछ ही दिनों से यूपी में आए थे। पर्दे के बड़े ही पक्षपाती और पुरानी रूढ़ियों के कायल थे। नाम था विश्वमोहन। जब तिवारी जी ने विश्वमोहन एवं उनके घर को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। विश्वमोहन बाबू पूरे साहब ही दिखते थे। उनके घर के सभी खिड़की दरवाज़ों पर चिकें पड़ी हुई थी। ज़मीन पर एक दरी बिछी हुई थी, जिसके बीच में एक गोल मेज थी। मेज के चारों तरफ कुर्सियां थीं। सुंदर सुंदर प्यालों में मेज पर बैठकर चाय पीने वाले तिवारी जी के जीवन का यह पहला अनुभव था। चाय पीने के बाद तिवारी जी ने 2 गिन्नियां परीक्षा देकर शादी पक्की कर दी। रास्ते में नारायण ने कहा, घर में देखा कितना पर्दा है, इनकी बूढ़ी माँ हो गई, मगर मजाल है जो परछाई भी देख ले। तिवारी जी खुशी खुशी घर लौटे।
घर आकर उन्होंने नंदो के सामने वर के रूप और गुण का बखान किया तो नंदो फूली न समाई। वह जैसा घर और वर अपनी पुत्री के लिए चाहती थी वैसा ही उसे मिला। इसके लिए उन्होंने परमात्मा को धन्यवाद दिया और नारायण को मन से आशीर्वाद दिया। सोना ने जब सुना कि उसका विवाह हो रहा है तब वह दौड़कर आई। उसने माँ से पूछा, माँ विवाह कैसा होता है और क्यों होता है? माँ समझ ही ना सकी कि पुत्री को क्या उत्तर दे, किंतु चतुर जानकी ने बात बना ली। वो बोली, विवाह हो जाने पर अच्छे अच्छे गहने कपड़े मिलते हैं, इसलिए विवाह होता है, सास के घर जाना पड़ता है। सो तो मैं पहले से ही जानती थी बुआ जी, विवाह होने पर सास के घर जाना पड़ता है। मैं कह देती हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, विवाह चाहे करो या ना करो, कहते हुए सोना खेलने चली गई। नंदो बोली, जानकी दीदी, तुम लोगों की कृपा से मेरी सोना सुखी रहे। जैसे उसका नाम सोना है वैसे ही उसके जीवन में सोना बरसता रहे। सोना का विवाह हो गया। रामधन तिवारी की लड़की का विवाह गांव के अन्य विवाहों से अलग था। उसमें सभी सम्मान शहर के लोगों के अनुरूप था। विदा के समय बेटी के रुदन को देखकर माता पिता विह्वल हो उठे। विदा के बाद पुत्री के विछोह के साथ साथ तिवारी जी को आत्मसंतोष भी था कि उनकी पुत्री अच्छे घर में ब्याही गई है, सुखी रहेगी। सोना ससुराल पहुंची। रास्ते भर तो जैसे तैसे आई, किंतु यहाँ आकर एक कोठरी में बंद कर दी गई और बाहर की साफ हवा दुर्लभ हो गई तो उसे ससुराल का जीवन बड़ा कष्टकर मालूम हुआ। 4-6 दिन में ही वह मुरझा गई। एक दिन विश्वमोहन ऑफिस चले गए। सास सो रही थी। सोना आंगन के दरवाजे तक चली आई। चिक को हटाकर बाहर झाँका। यहाँ देहात की सुंदरता तो ना थी, किंतु साफ हवा तो थी। उसी समय एक बुढ़िया वहाँ से निकली। सोना को उसने चिक के पास देख लिया। उसने आकर उसकी सास से शिकायत की, विष्णु की अम्मा, तुम्हारी बहू के लक्षण अच्छे नहीं हैं। सोना को समझ ही ना आया कि उसे किस काम के लिए डांट पड़ रही है। चिक के पास जाकर उसने कौन सा अपराध कर दिया। इसी बीच सोना को लेने तिवारी जी आ गए। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वो वापस नहीं आएगी, लेकिन शहर वाले बहू को मैके में ज़्यादा दिन तक नहीं रहने देते। विश्वमोहन 15 दिन बाद ही सोना को लेने आ गए। वे जब आ रहे थे तो उन्हें सोना रास्ते में ही पेड़ पर चढ़ी मिली। उसके साथ और भी बहुत से लड़के लड़कियां थे। सोना का सिर खुला था। सोना को विश्वमोहन ने देख लिया, किंतु वह उन्हें ना देख पाई। पत्नी के रंग ढंग उन्हें ना सुहाए। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अपनी पत्नी को यहाँ नहीं भेजेंगे। सोना फिर से ससुराल आई। सास ने गृहस्थी का सारा भार सोना पर डालकर गृहस्थी से छुट्टी ले ली। सोना ने भी कभी घर का काम किया ना था, अतः उसे बहुत ही कठिनाई हुई। धीरे धीरे उसे काम का अभ्यास हो गया। घर में रात दिन बंद रहने की आदत न थी। बाहर जाने के लिए उसका मन व्याकुल रहता था। बाहर चना जोर गरम या अन्य किसी आवाज़ को सुनकर वो व्याकुल हो जाती। अपना यह जीवन उसे कैद खाने के समान लगता था। सोना बहुत दिनों तक अपने आप को रोक न सकी। वह पति और सास की आंख बचाकर गृह कार्य के पश्चात कभी खिड़की, कभी दरवाजे के पास खड़ी होकर या जैसा मौका मिलता जाकर खड़ी हो जाती। बाहर का दृश्य, हरे भरे पेड़ देखकर उसे कुछ शांति मिलती। मोहल्ले वालों से ये बातें सहन न हुई। कल की आई हुई बड़े घर की बहू सदा खिड़की दरवाजों से लगी रहे। पुराने विचार वाले पर्दे के पक्षपातियों ने सोना की हर बात में बुराई नजर आने लगी। इसी बीच किसी काम से सोना की सास को कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ा। अब पति के ऑफिस जाने के बाद वह स्वच्छंद हिरनी की तरह फिरा करती। कोई रोक टोक करने वाला तो था नहीं। कभी कभी वह चिक से बाहर भी चली जाया करती थी। आसपास की कई औरतों से उसकी जान पहचान हो गई थी। वे लोग सोना के घर आने जाने लगी। वह लोग जो सोना से घुल मिलकर घंटों बातें किया करते थे, बाहर जाकर उसके विषय में ना जाने क्या क्या कहते। धीरे धीरे इन बातों की चर्चा विश्वमोहन के कानों में भी जा पहुंची। उन्होंने गांव से अपनी माँ को बुला भेजा। साथ ही सोना को भी समझा दिया कि वो संभल कर रहे। सास के आने पर सोना पर फिर से पहरा बैठ गया। सोना का मन जरा सा मौका पाते ही साफ हवा के लिए मचल उठता और वह अपने को रोक न पाती। सख्त पर्दे में रह पाना उसके लिए कठिन हो गया। एक दिन विश्वमोहन को शहर से बाहर किसी काम से जाना पड़ा। सास खाना खाने के बाद लेट गई। सोना ने गृहस्थी का काम समाप्त करने के बाद कपड़े बदले और एक पुस्तक लेकर पढ़ने बैठ गई।
पुस्तक कई बार पढ़ी हुई थी, इसलिए उसका मन उस पुस्तक में नहीं लग रहा था। उसी समय ठेले वाले ने आवाज़ लगा दी, हर माल मिलेगा, 2 पैसा। किताब फेंककर सोना दरवाजे की तरफ दौड़ी। ठेले वाला दूर निकल गया था। निराश होकर वापस लौटने ही वाली थी कि पड़ोस में रहने वाला बनिए का लड़का फैजू दौड़ता हुआ आया और बोला, भौजी, सुई धागा हो तो ज़रा मेरे कुर्ते में बटन टाक दो, मैं कुश्ती देखने जा रहा हूँ। सोना ने पूछा, कुश्ती देखने जा रहे हो कि लड़ने? फैजू ने मुस्कुराकर कह दिया, दोनों काम करने भौजी, पहले बटन टाक दो, नहीं तो देर हो जाएगी। सोना सुई धागा लाकर बटन टाकने लगी। फैजू वहीं फर्श पर सोना के साथ जरा दूर हटकर बैठ गया। गाड़ी 3 घंटे लेट थी। विशु मोहन ने सोचा, यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे, चलो तब तक घर बैठकर आराम कर लेंगे। सामान स्टेशन पर ही छोड़कर स्टेशन मास्टर की साइकिल लेकर विशु मोहन घर पहुँचे। बैठक में फैजू को बैठा देखकर उनके तन बदन में आग लग गई। अपने गुस्से को पीकर चुपचाप अंदर गए। माता के पास आकर बैठकर बोले। सोना ज्यों त्यों किसी प्रकार बटन टाक कर कुर्ता फैजू को देकर अंदर आई। उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जरा सी बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। पति का चेहरा देखकर वो सहम गई। उसने डरते डरते पति से पूछा, कैसे लौट आए? विशु मोहन ने रुखाई से उत्तर दिया, गाड़ी लेट है। सोना ने फिर पूछा, अब कब जाओगे? विशु मोहन ने तीव्र दृष्टि पत्नी पर डाली और कठोर स्वर में बोले, गाड़ी 3 घंटे बाद आएगी, तब चला जाऊंगा। सोना के आग्रह करने पर विशु मोहन अपने कमरे में गए। कुर्सी पर बैठकर एक पुस्तक के पन्ने पलटने लगे। पढ़ने के नाम पर कदाचित वे एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाए। अपनी अंतर्वेदना को चुपचाप लहू के घूंट पीकर रह रहे थे। सोना का आचरण उन्हें पीड़ा पहुंचा रहा था। पति की आंतरिक वेदना उससे छिपी नहीं थी। उसने अपना सिर विशु मोहन के पैरों में रख दिया। बोली, इस बार मुझे माफ़ कर दो, अब तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, मुझसे नाराज़ ना हो। विशु मोहन के पैरों पर जैसे किसी ने जलती हुई आग धर दी हो। तिरस्कार के स्वर में बोले, यह बात आज तुम पहली बार कर रही हो क्या? यह मौखिक प्रतिज्ञा है, हार्दिक नहीं। अब तुम्हारे इस आचरण के कारण मैं शहर में सिर उठाने के काबिल नहीं रहा। जो जी में आता है करती हो। भला यह शोहदा तुम्हारे पास बटन टकवाने क्यों आया? तुम इनकार तो कर सकती थी ना? सोना ने भय कातर दृष्टि से अपने पति की ओर देखते हुए कहा, जरा सा तो काम था, पड़ोसी धर्म के नाते मैंने सोचा कि कर देना चाहिए। इसी प्रकार जरा जरा सी बातों से बड़ी बड़ी बातें हो जाया करती हैं। निभाया करो पड़ोसी धर्म, मगर मेरी इज्जत का ख्याल मत करना। कहते कहते विशु मोहन बाहर चले गए। आहत अपमान से सोना तड़प उठी। वह कटे वृक्ष की भांति खाट पर गिर पड़ी और खूब रोई। रो लेने के बाद उसका जी हल्का हुआ। उसे अपने गांव का स्वच्छंद जीवन याद आने लगा। नदी पर गांव भर कर आई बहू बेटियां एक साथ स्नान करने जाती थी और फिर एक साथ गाती हुई लौटती थी। कितना सुखमय जीवन था वो। चने के खेत में चने की नर्म नर्म पत्तियां खाया करते थे। वहाँ छीना झपटी भी हो जाया करती थी। अपने पड़ोसी कुंदन के लिए वह माँ से झगड़ कर मिठाई भी ले जाती थी। क्रोशिया से एक सुंदर गोल बटुआ बनाकर उसने कुंदन को दिया था। कुंदन की भाभी नई नई ब्याह कर आई थी। वह भी उन लोगों के साथ स्नान करने जाती थी, साथ बैठकर झूला भी झूलती थी। फिर मैंने कौन सा ऐसा पाप कर डाला कि इसमें शहर में सिर उठाने की जगह नहीं रह गई। यदि किसी का कुछ काम कर देना पाप है तो शायद यह पाप जाने अनजाने में मुझसे होता ही रहेगा। मेरे कारण उन्हें पग पग पर लांछित होना पड़े तो मेरे इस जीवन का मूल्य ही क्या है? ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। मैं घर के अंदर पर्दे में नहीं बैठ सकती, यही मेरा अपराध है ना। इसी के कारण तो लोग मेरे आचरण पर धब्बे लगाते हैं। मैं लोगों से अच्छी तरह बोलती हूँ, प्रेम पूर्वक व्यवहार करती हूँ, यही मुझ में बुराई है ना। आज उन्हें मुझ पर क्रोध आया है, उन्होंने तिरस्कार के साथ मुझे छिड़क दिया। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। पत्थर के पाट पर भी रस्सी के रोज रोज घिसने के निशान पड़ जाया करते हैं। वे तो देवतुल्य पुरुष हैं, उनका हृदय तो कोमल है। इन अपवादों का असर कैसे न पड़ता। रामचंद्र जी ने भी तो जरा सी ही बात पर गर्भवती सीता को वनवास दे दिया था। फिर तो ये साधारण मनुष्य हैं। इन्होंने तो जो कुछ कहा ठीक ही कहा, पर इसमें मेरा कौन सा दोष है? जब इन्हीं को मेरा आचरण ठीक नहीं लगता तो मैं जी के क्या करूँगी? इसी प्रकार के अनेक संकल्प विकल्प सोना के मन में आए और चले गए। 3 दिन बाद विशु मोहन लौटे। जाने से पहले उनमें और सोना में जो कुछ बातचीत हुई थी वे उसे प्रायः भूल से गए थे।
सोना के लिए अच्छी सी साड़ी लाए, स्लीपर और कुछ हेयर क्लिप लाए हुए थे, किंतु सामने ही चबूतरे पर उन्हें फैजू बैठा मिल गया। विश्वमोहन उसे देखते ही तिलमिला उठे। सारी बातें ज्यों की त्यों ताज़ा हो गई। चेहरा फिर गंभीर हो गया। घर आकर वे सोना से एक बात भी न कर पाए। माँ से एक दो बातें किए बिना ही भोजन किए फिर ऑफिस चले गए। सोना से यह उपेक्षा सही नहीं गई। पिछले 3 दिनों से वह खिड़की दरवाजे के पास भी नहीं गई थी और उसने यह निश्चय कर लिया था कि अब वह कभी भी खिड़की दरवाजे के पास नहीं जाएगी। विश्वमोहन के व्यवहार ने उसे अधिक खिन्न कर दिया। अपने जीवन को समाप्त करने का उसे और कोई साधन न मिला। आंगन में लगे धतूरे के पेड़ से उसने 2-3 फूल तोड़ लिए और उन्हें पीसकर पी गई। कुछ ही क्षण बाद सोना के हाथ पैर अकड़ने लगे। उसकी जबान ऐंठ गई और चेहरा काला पड़ गया। वह देख रही थी किंतु बोल न सकी। इसी समय तिवारी जी सोना को विदा करवाने आ पहुँचे। सोना पिता को देखकर बहुत रोई। देखते ही देखते सोना के प्राण पखेरु उड़ गए। सोना सदा के लिए शांति की नींद सो गई। अपवाद की विषैली वायु उसे छू भी न सकती थी। घर भर में कोहराम मच गया। शाम 6 बजे विश्वमोहन जी ऑफिस से लौटे। घर में रोने की आवाज़ सुनकर उनका हृदय किसी अज्ञात आशंका से काँप उठा। घर आकर देखा कि तिवारी जी कन्या की लाश को गोद में लेकर दहाड़े मारकर रो रहे थे। इस बीच तिवारी जी कई बार कन्या को लेने आ चुके थे, किंतु विश्वमोहन ने विदा नहीं किया था। विश्वमोहन व तिवारी जी में कोई खास बातचीत नहीं हुई। अंतिम संस्कार के बाद जब विश्वमोहन लौटे तो मेज पर उन्हें सोना का पत्र प्राप्त हुआ। मेरे देवता, मैं मर रही हूँ। मरने वाला झूठ नहीं बोला करता। आज तो अंतिम बार विश्वास कर लेना, मैं निर्दोष थी। मुझे लगता है या तो दुनिया मेरे लायक नहीं है या मैं इस दुनिया के लायक नहीं। इस छल कपट से परिपूर्ण संसार में मुझे भेजकर विधाता ने उचित नहीं किया। आप मेरी एक कठिनाई नहीं समझ सके। एक वातावरण से दूसरे वातावरण में पहुंचकर मैं अपने आप को शीघ्र ही अनुकूल नहीं बना पाई। अपने मरने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। दुख है तो केवल इस बात का कि मैं आपको सुखी ना कर सकी। अभागिनी सोना। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।